हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। ये वीडियो अपन निफ्टी और जो भी मेजर इंडेक्स अपने को लगते हैं उसके बारे में छोटा मोटा एनालिसिस करके क्या ट्रेंड रह सकता है आते कुछ दिनों में वो चीज़ गैस करने का अपन कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। सो यहाँ पे अभी निफ्टी का चार्ट ओपन है डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम यानी एक कैंडलस्टिक जो है ये एक दिन का ओपन हाई लो और क्लोज का डेटा रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, जो रिसेंटली जापान जापान मार्केट एंड बाकी यूएस मार्केट वगैरह क्रैश किया था, उस टाइम पे अपना भी जो मार्केट है वो गैप डाउन ओपन हुआ था ऑलमोस्ट बाय 1.3% एंड उसके बाद में और नीचे गया था। तो टोटल ऐसा 3.5-4%, 3.5% के करीब करीब अपना मार्केट नीचे गया था। अब अगर वो उस लो से देखा जाए तो मार्केट ने एक ऑलमोस्ट 1.70% का रिकवरी किया था। और ये जो गैप है यहाँ से यहाँ तक का, ये एक मेजर गैप गैप जो है ये अभी तक के फिल नहीं हुआ है। गैप फिल नहीं हुआ, इसका मीनिंग क्या है कि जब मार्केट ये वाला जो जोन है यहाँ तक के फिर से रैली करके ऊपर चला जाएगा। सो जब तक ये चीज नहीं होती है तब तक हम ये नहीं बोल पाएंगे कि मार्केट और अपर मूव दिखाने वाला है। ठीक है। तो एक तो चीज क्लियर होगी अपने को कि जब तक यहाँ तक के नहीं जाएगा तब तक के हम कोई भी तरीके का डायरेक्शनल ट्रेड प्लान नहीं कर सकते अपसाइड के लिए। पहला चीज तो अपने को क्लियर हो गया। दूसरा चीज क्या है, अपन अभी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जब अपन है तो यहाँ पे ये वाला जो मेजर गैप है इसको रेजिस्ट कर रहा है। ये प्राइस पॉइंट कैसे रेजिस्ट कर रहा है, जैसे पहले दिन तो यहाँ से नीचे गया और हल्का सा ऊपर आ गया था, फिर वहां से नीचे फिर से चले गया, फिर बाद में यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होके फिर से एक सेल ऑफ आ जाता है, फिर यहाँ पे ओपन हुआ और उसी रेंज में रह गया और यहाँ से फिर नीचे चले गया। उसके बाद में अभी फिर से इसी रेंज में मार्केट जो है कॉन्स्टेंटली एक ही रेंज में चल रहा है। ठीक है। तो इस वजह से जब तक ये इस रेंज को, इस गैप को फिल नहीं कर लेगा तब तक के ये कहना मुश्किल है कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब बात आती है कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे अपन ने दो चीज अपने को दिखाई दे रही कि एक पॉइंट, दो पॉइंट, ठीक है, थर्ड पॉइंट एंड ये एक फोर्थ पॉइंट। तो ये ऑलमोस्ट ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, ये वाला कौन सा, ये जो वाला ट्रेंड लाइन है, ये वाली ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले लेके मार्केट जो है वो जनरली अभी ऊपर जा रहा है, बट यहाँ पे सेम टाइम रेजिस्टेंस भी है। तो इसी वजह से मार्केट एकदम सक्सेसफुल वे में ऊपर नहीं जा पा रहा है। अगर मान लेते कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होता है तो क्या, तो अगर मान लेते कि अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ तो फिर हमें फिर से वही एटलीस्ट ये वाला लेवल जो रहेगा 23,900 के करीब करीब वाला, ये वाला लेवल अपने को देखने मिलेगा। मतलब इस जोन में मार्केट आके सपोर्ट ले सकता है। ठीक है। और अगर ये सपोर्ट जोन टूटता है तो फिर ये एक ये जोन रहेगा 23,600 या 23,700 के करीब करीब का जो जोन है, यहाँ पे अपने को निफ्टी आते हुए दिखेगा। ठीक है। तो ये मैंने एक बेसिक शॉर्ट टर्म आइडिया आपको बता दिया है कि यहाँ से निफ्टी में क्या चीजें होने के चांसेस है, ऊपर कब जा सकता है, नीचे कब जा सकता है, ऊपर के लिए कब प्लान करना चाहिए और नीचे के लिए कब प्लान करना चाहिए। देखो अभी के मार्केट में फिलहाल नॉन डायरेक्शनली अगर चलते हैं तो यहाँ पे मैंने दो लाइंस मार्क की है, 23,800 के अराउंड अराउंड और 24,850 के अराउंड। यहाँ के आप अपर कॉल और पुट बेचते हो और नॉन डायरेक्शनल में मार्केट यहीं पे रहता है तो ठीक है, आपका पैसा बनेगा। अगर मार्केट इन चीजों को ब्रेक करने का कोशिश करता है ऑन एनी टाइम फ्रेम तो आपको लॉसेस हो सकते हैं। तो बेसिकली फिलहाल जब तक कि इस रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट के बीच में, तो अपन इसके और इसके कॉल और पुट बेच के पैसा कमा सकते हैं। ठीक है। ये हो गया नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग के बारे में। डायरेक्शनल ट्रेडिंग का मैंने क्या बोला कि अगर इस गैप को ये फिल करके यहाँ तक के चले जाता है तो इस दिन अपन किसी पॉजिटिव कैंडल पे अगर अपने को क्लोजिंग मिले तो अपन वहां पे अपना प्लान कर सकते हैं कि भैया यहाँ पे अपन बुलिश ट्रेड लेंगे एटलीस्ट फॉर ऑल टाइम हाई, मतलब 25,033 का जो ऑल टाइम हाई था वहां तक के। अगर ब्रेकडाउन होता है तो पहला टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट जो रहेगा वो इस हिसाब से रहेगा कि 2.74% यानी 23,700 तक का अपना टारगेट रखेंगे। ये हो गया डायरेक्शनल ट्रेड और नॉन डायरेक्शनल ट्रेड दोनों के बारे में। ये बात होगी निफ्टी की। बैंक निफ्टी में अगर अपन आते हैं तो बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट ऐसा समझ के चलो कि मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई से तो काफी अच्छा नीचे चल रहा है बैंक निफ्टी, एंड ऑब्वियसली एक सपोर्ट की तरफ चल रहा है। मतलब देखा जाए तो अभी 5.8% के ऑलमोस्ट करीब करीब नीचे चल रहा है। लेकिन एट दी सेम टाइम अपने को ये चीज दिख रही है कि यहाँ से सपोर्ट लिया था, उसके बाद में एवरी टाइम इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लेके मार्केट जो है, बैंक निफ्टी जो है वो ऊपर जा रहा है। ठीक है। ये है आई गेस 4 जून वाला कैंडल होगा मोस्ट प्रोबेबली, यस। ठीक है। तो ये वाला चीज है, यहाँ से सपोर्ट ले लेके ऊपर जा रहा है और अभी फिलहाल ऑब्वियसली उसी टाइम ऑलमोस्ट उसी जोन पे आके फिर से मार्केट रुक के हल्का फुल्का ऊपर जाने का ट्राई किया। लेकिन वही सेम चीज है जो निफ्टी में है कि यहाँ पे जो मेजर गैप था, इस मेजर गैप को अभी तक की फिल नहीं कर पाया है।
ट्रेंड लाइन अगर देखा जाए तो यहाँ से ऐसा एक ट्रेंड लाइन बन रहा है जिसपे अभी फिलहाल के डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ऑलमोस्ट सपोर्ट लेने का तैयारी कर रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आकर देखें तो यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड भी अपने को मिल रहा है। अभी देखेंगे वो कि वर्कआउट करता है नहीं करता है। ठीक है। तो अभी फिर से डेली टाइम फ्रेम पे वापस आते हैं। डेली टाइम फ्रेम में या फिर आवरली टाइम फ्रेम पे आते हैं। आवरली टाइम फ्रेम पे ये वाला जो गैप है जो निफ्टी में था, सेम बैंक निफ्टी में भी वो गैप है, वो फिल अभी तक के नहीं कर पाया। और ऑब्वियसली यहीं पे जाके रेजिस्टेंस बना रहा है मार्केट। अगर सेम प्लान रहेगा निफ्टी की तरह कि अगर गैप फिल करता है तो अपवर्ड मूवमेंट के लिए अपन ट्रेड करेंगे, ब्रेक डाउन होता है तो अपना टारगेट रहेगा 49,700 के करीब करीब। अभी मार्केट चल रहा है 50,300 के अराउंड करीब करीब। तो अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा 49,964, यानी 49,950 के अराउंड अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट अपना रहेगा 49,700 के करीब करीब। एंड बाद में रहेगा ट्रेंड लाइन यानी 49,200 के करीब करीब। तो ये टारगेट बैंक निफ्टी के हिसाब से अपने रहेंगे। इसमें से एक चीज समझ में आ रही है अपने को कि मार्केट अगर इतना ऊपर जा चुका है, ऑल टाइम हाई पे है, तो देर आर मैक्सिमम चांसेस कि प्रोबेबिलिटी जो है, पॉसिबिलिटी जो है गिरने की वो बढ़ जाती है। अभी ये गिरावट तो हो चुकी है 5-6% की, लेकिन everyone is expecting कि मार्केट शुड फॉल एटलीस्ट 15 to 20%, जो कि पॉसिबल है। लेकिन वो कब होने वाला है वो मुझे भी नहीं मालूम है और वो किसी को नहीं मालूम है। तो हमें सिर्फ ये करना है कि जब जब अपॉर्चुनिटी मिल रही है एज अ ट्रेडर, आप मार्केट को शॉर्ट या लॉन्ग कर सकते हो आपके हिसाब से। अभी आती है बात एज एन इन्वेस्टर अपन ने क्या करना चाहिए। तो एज एन इन्वेस्टर अपन ने क्या करना चाहिए, अगर इसका ये चीज देखें अपन, तो फॉर एग्जांपल अगर एक XYZ कोई स्टॉक का नाम लेते हैं, जैसे कि आपका सबका इंडिया का सबसे फेवरेट स्टॉक है टाटा मोटर फिलहाल के डेट में। ठीक है, रेलवे स्टॉक्स भी है, उस पर भी बात करेंगे। तो टाटा मोटर में क्या हुआ है कि मार्क टाटा मोटर जो है वो इस ट्रेंड लाइन से 385 से यहाँ तक का जर्नी 200% का दे चुका है। ठीक है। ये ऑलमोस्ट इसी ट्रेंड लाइन से लग लग के चल रहा था। ठीक है, मतलब जिसको ये चीज मालूम है टेक्निकल्स थोड़ा बहुत, तो उसने तो ऑब्वियसली ये एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करके इसको अभी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा होगा। लेकिन अभी क्या करें। अभी अगर मान लेते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक अगर नेगेटिव चल रहा है, तो उसको एज अ लॉस मत लीजिए। लॉस उसको तभी कहते हैं अपन जब अपन उसको बुक करते हैं। मतलब आपने 100 में शेयर खरीदा और 80 में बेच दिया तो आपका लॉस हुआ। आपने 100 में शेयर खरीदा, 80 पे आ गया, 80 पे आप होल्ड करके हो तो वो लॉस नहीं है। ठीक है, जब तक कि आपने प्रॉफिट या लॉस दोनों केस में ये सेम स्टेटमेंट रहेगा मेरा कि 100 का शेयर 120 चले गया और आपने बेचा नहीं है तो आपका प्रॉफिट नहीं है। जिस दिन आप 120 पे बेच दोगे तो आपका प्रॉफिट है। तो उसी हिसाब से टाटा मोटर्स जैसे शेयर्स में क्या करना है, अगर मान लेते कि आप यहाँ पे 1160 पे या 1000 रुपये पे खरीद के बैठे थे। 1000 रुपये तो खरीदा है तो चलो आप प्रॉफिट में हो, बट अगर 1160 वगैरह ऑल टाइम हाई पे अगर खरीदा है और नीचे जा रहा है, तो इसको एज एन अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब करना है। आपको इस हिसाब से इसको देखना है कि भाई मेरा मेरा जो पोर्टफोलियो में है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं रेडी कर रहा हूँ, वो शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो नहीं है। जब जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जितने जितने कम दाम में मेरे को वो स्टॉक मिलेगा, उतने उतने कम दाम पे मैं खरीद लूंगा। अब बात आती है कि भैया आप तो बोल रहे हो कि खरीदो, लेकिन व्हाट अबाउट फंड्स। अपने पास फंड्स तो होने चाहिए अवेलेबल। सो इसीलिए मान लेते कि आपके पास अगर 1 लाख रुपए है तो उस 1 लाख रुपए को आप एक साथ मार्केट में फिलहाल की डेट में मत डालिए। ये मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। वर्ल्ड वाइड ग्लोबली बहुत सारी चीज़ें चल रही है। उसके बाद में ऑल टाइम हाई से करेक्शन आने के मैक्सिमम चांसेस भी होते हैं। सो बेसिकली आप इससे 1 लाख को क्या करो, 4 हिस्से में डिप्लॉय करो, 25 25 25 25 करके। इस तरह से आपको बाइंग करनी है। अब वो बाइंग भी कैसे करनी है, तो एक बात क्या है ना कि मार्केट जो है, अब बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं डिप बाय करने के। पहला होता है कि एक टेक्निकल एनालिसिस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं इसका डिप बाय करूंगा तो मैं यहाँ पे बाय नहीं करूंगा, मैं 934 पे ही करूंगा। उसके बाद में मैं डिप बाय करूंगा 874, उसके बाद में 781, एंड उसके बाद में 600 700 की रेंज में अगर मिलता है तो। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि 700 तक के टाटा मोटर्स का स्टॉक जाने वाला है, 40% की गिरावट आने वाली है, मैं ये बोल नहीं रहा हूँ। लेकिन इस तरह से बाइंग हम लोग प्लान करते हैं। ये तो पहला वे हो गया। दूसरा वे ये है कि आप इंडेक्स को ट्रैक करेंगे। ठीक है, इंडेक्स आपको जब जब 5% नीचे दिखता है, 5% नॉट इन अ सिंगल डे मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ओवरऑल। मतलब अभी मान के चलिए कि अभी फिलहाल की डेट में जो इंडेक्स है वो इस तरह से है। ठीक है, अभी अगर देखेंगे तो क्या है, अभी इंडेक्स ऑलमोस्ट 2.75% नीचे है और यहाँ पे ऑलमोस्ट 5% नीचे आ चुका था। तो मैं यहाँ पे मेरा फर्स्ट बाइंग जो है
वो इनिशिएट किया रहता, मतलब स्टॉक्स में। इसके बाद में फिर से अगर इंडेक्स 5% नीचे आता है, ठीक है, इसके बाद में अगर अगर फिर से मार्केट जो है, इंडेक्स जो है वो 5% नीचे आता है, विच इज 22,600, 22,700 के अराउंड अराउंड, तो मैं फिर से एक मेरा स्टॉक्स में बाइंग इनिशिएट करूंगा। ये एक अदर वे रहेगा। पहला वे तो मैंने बता दिया कि आपको टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से भी आप बाइंग कर सकते हो, लेकिन अगर आपको टेक्निकल्स नहीं मालूम है तो आपको सिंपली इंडेक्स ओपन करना है। इंडेक्स ओपन करके वो कितना करेक्ट किया है वो चीज देखनी है, एंड उसके बाद में आपको आपका बाइंग इनिशिएट करना है। तो इस तरह से आप ये सब चीजों को प्लान कर सकते हैं। अब आपका क्या फायदा है आप डिप बाय करने में? डिप बाय करने में ये फायदा है कि आपका जो एवरेजिंग है वो लोअर साइड पे होते जाता है। मतलब आपने अगर 100 रुपये का खरीदा, उसके बाद में 80 का खरीदा, तो 100 + 80 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो आपका जो इनिशियल 100 रुपये का बाइंग था वो अब 100 रुपये से कम होके कम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एवरेजिंग का फायदा मिलता है। लेकिन अब बात आती है, मैंने एवरेजिंग बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी स्टॉक को उठा के अपन एवरेजिंग करने लग जाएंगे, ठीक है। अपन उसी स्टॉक को उन्हीं स्टॉक्स में एवरेजिंग करेंगे जिनका फंडामेंटल अच्छा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई पेनी स्टॉक है और उसको अपन एवरेज करते जा रहे हैं कि भाई दो का खरीदा था, अभी 1 रुपया हो गया है, 50% नीचे गया गया, भाई मौका है तो डाल दो प्रॉपर्टी बेच के पैसा, वो मत करना। फंडामेंटली अच्छी कंपनी अगर है तो उसमें अपन एक बाइंग को इनिशिएट कर सकते हैं, बाय ऑन डिप कर सकते हैं। और वैसे भी देखिए, ना मुझे मालूम है कि मार्केट कितने नीचे जाने वाला है, ना आपको मालूम है, ना किसी और को मालूम है, ठीक है। ये तो एक ओवरऑल सप्लाई डिमांड का खेल है, ठीक है। जब तक के सप्लाई चलते रहेगा मार्केट नीचे जाते रहेगा, भाव कम होते रहेगा। जिस दिन डिमांड क्रिएट हो जाएगी, जिस दिन मार्केट डिमांड जोन्स में आ जाएगा, उस दिन भाव बढ़ना अपने आप शुरू हो जाएगा। सो बेसिकली हमें इन्वेस्ट करते रहना है, हमें डिप पे बाइंग करते रहना है, जिससे कि हमें फायदा मिले लोअर एवरेजिंग का। और जब मार्केट अपर मूव करना चालू कर जाए तो अपन इंस्टेंटली प्रॉफिट्स में आना शुरू हो जाए। तो आई होप ये इंडेक्स का बारे में जो एनालिसिस बताया और स्टॉक के बारे में या बैंक निफ्टी के बारे में जो भी मैंने एनालिसिस बताया वो हेल्पफुल रहा होगा। उसके साथ में आजकल जो फेवरेट स्टॉक चल रहा है आरबीएनएल, उसके ऊपर भी अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आरबीएनएल जो है बेसिकली अभी ये है, इसका ऑल टाइम हाई 648 रुपीज के करीब करीब का जो है, ये ऑल टाइम हाई है इसका। अब यहाँ पे तो ऑब्वियसली आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे बाय करो, ठीक है। उसके बाद में आज 2.31% स्टॉक ने अच्छा खासा एक मूवमेंट दिखाया है, और इस दिन भी यहाँ से अच्छा खासा ऊपर स्टॉक जो है वो गया था, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट 516 रुपीज पे आया था, वहां से अभी 589 रुपीज चल रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आके बात करें स्टॉक के बारे में तो अम, मुझे पर्सनली ये लगता है कि अगर आपको बाइंग करनी है इसमें तो ये वाला एक जोन बनेगा आपके लिए 515 रुपीज का, उसके बाद में 423 रुपीज का। ये बेस्ट जोन्स रहेंगे इसको बाय करने के हिसाब से। सबसे बेस्ट जोन जिसे ये रहेंगे इसको बाय करने के हिसाब से। अगर इससे भी नीचे आता है तो देन अपना 425 रुपये का जोन रहेगा। अब अगर किसी को लग रहा होगा कि ये 64 रुपये पे मैंने खरीदा था और अब मैं इसको 64 रुपये पे ही खरीदूंगा, उसके ऊपर में मैं नहीं खरीदूंगा, तो शायद हो सकता है कि आप कभी ये स्टॉक खरीद ही ना पाओ। बिकॉज आप अगर बोल रहे हो कि 64 रुपीज पे ये फिर से वापस आएगा, तो देखो फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, मोनोपोली स्टॉक है, तो इसका 64 रुपीज पे आने का चांसेस कितना बनता है वो अपन देखेंगे। ये ऑलमोस्ट आप 89% की गिरावट की बात कर रहे हो। सी अगर कितना भी बड़ा क्रैश आ जाए ना, फिर भी 80-90% स्टॉक का गिरना ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉसिबल लगता है। अच्छे स्टॉक का गिरना जो फंडामेंटली स्ट्रांग है वो लोग 80-90% की गिरावट नहीं, बट यस, अगर अपने को 25-30% नीचे में अगर कोई स्टॉक मिल रहा है जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, उस स्टॉक में अपन बाइंग कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट का उम्मीद रखना ये बहुत ज्यादा गलत होता है। मतलब मैं आपने फॉर एग्जांपल हो सकता है कि टाटा मोटर आपने 76 रुपीज पे खरीदा होगा आज से 4 साल 5 साल पहले, और अभी वो 1000 रुपये चल रहा है, ऑलमोस्ट 1100 रुपये चल रहा है, तो आपको लग रहा है कि अभी 76 जब तक के नहीं मिलेंगे तब तक के मैं खरीदूंगा नहीं। तो हो सकता है कि शायद आप उसको कभी खरीद ही ना पाओ। इसलिए ही आपको बाय ऑन डिप करना है, बिकॉज यू नेवर नो कि आपका स्टॉक जो है वो कितना डिप बनाने वाला है, कहाँ पे बॉटम क्रिएट करने वाला है, कहाँ पे टॉप क्रिएट करने वाला है। सो बेसिकली एग्जिट जो है वो अपने को अपने हिसाब से प्लान करनी होती है कि ठीक है, मेरे को अगर ये स्टॉक 200% दे रहा है, 300% दे रहा है, या 100% दे रहा है, डबल कर दिया इसने मेरा 2 साल में पैसा, 3 साल में, तो आप बेच सकते हो।
आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आप 2 साल में अगर डबल हुआ तो बेचो, हो सकता है शायद उस स्टॉक में 10 टाइम्स जाने का ये हो, जैसे कि आरबीएनएल की बात करें 64 से 640 तक के गया था तो 10 टाइम्स हो गया ऑलमोस्ट। तो हो सकता है वो 10 टाइम्स जाने की हो, आपके एपेटाइट के हिसाब से, आपकी नीड्स के हिसाब से आपको एग्जिट प्लान करने हैं। आपको अगर जरूरत है और 100% बढ़ा है या 50% बढ़ा है तो आप एग्जिट कर सकते हो। तो बेसिकली ये वाला प्लान रहेगा आपका रेल विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल के लिए, जो कि रेलवे सेक्टर का काफी फेवरेट स्टॉक चल रहा है इन दिनों। टाटा मोटर्स जो है वो ऑल ओवर द इंडिया का फेवरेट स्टॉक चल रहा है काफी दिनों से, काफी सालों से। ये जब से लोग बहुत सारा ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में अवेयरनेस जब हो चुका है, तो वहां से तब वो टाटा मोटर एंड आरपीएल जैसे स्टॉक्स जो है ये काफी फेवरेट स्टॉक्स रहे हैं। इन दो स्टॉक्स के बारे में अपन ने बात की, कहाँ कहाँ के डिप में अपन बाय कर सकते हैं। पहला डिप रहेगा 516 438, एंड देन अगर कुछ ज्यादा ही गिरावट आती है तो फिर ये लोअर लोअर लेवल्स पे खरीद सकते हैं। अब ये मत पूछना कि एग्जैक्टली सर यहीं पे अगर आएगा तो ही खरीदना है क्या। आपको इस जोन में 5-10 रुपए इधर उधर करके भी मिलता है तो आप स्टॉक खरीद सकते हो। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मार्केट ट्रेंड, अभी शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म में अपन ने क्या करना चाहिए। बाय डिप बाइंग जो है वो कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि इंडेक्स के हिसाब से डिप बाय कर सकते हो, या फिर स्टॉक के पर्टिकुलर आपको अगर टेक्निकल मालूम है तो उसके हिसाब से बाय कर सकते हो। आई होप ये दो चार चीज़ें जो मैंने एक्सप्लेन करी है ये आपको काम में आएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।